चलें जनाब शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोगों ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का काफ़ी हद तक इसका जो मेजर पोर्शन है वो हम कर चुके थे, ठीक है ना। एक चीज़ बस हमारी रहती है और वो है डेटर्स की, ठीक है ना। वैसे तो एक और भी हमने देखना है स्टॉक्स का, वो मैं आपको इंशाल्लाह उसका भी लिखवाऊंगी। अब डेटर्स के अंदर क्या पोजीशन है देखें, दो चीज़ें आती हैं। एक आपके पास होता है, आपको पता है कि जनाब डेटर्स के साथ एक प्रोविजन भी आता है, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यस, सबको बात का आइडिया है, सबने क्या फंड में इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस है, ठीक है ना, इधर जो बैड डेट एक्सपेंस आपने ऊपर लिया है ये एडजस्टमेंट्स में, इस बैड डेट एक्सपेंस में दो चीज़ें आएंगी। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो है बैड डेट रिटर्न ऑफ और एक है इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन, है ना। नॉर्मली दो चीज़ें होती हैं, इन दोनों चीज़ों को मिला के फिर हम कहते हैं कि टोटल बैड डेट एक्सपेंस आपका बनता है, सही है ना। अब यहाँ पे हमारे पास फिर सिर्फ प्रेजेंटेशन के फिगर्स को प्रेजेंट करने के ना दो अल्टरनेटिव्स हैं। वो क्या अल्टरनेटिव्स हैं उनको ज़रा हम देख लेते हैं कि अब हम जब डेटर्स की बात करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तो सवाल ही उठता है कि हमने क्या डेटर्स लेने हैं ग्रॉस डेटर्स या नेट ऑफ देयर प्रोविजन, कि ओपनिंग डेटर्स में से ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करके फिर जो आंसर आ रहा है वो, या फिर क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग प्रोविजन को नेट ऑफ किया, वो जो क्लोजिंग आंसर आ रहा है नेट अमाउंट, उन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे और इंक्रीज या डिक्रीज में, या ग्रॉस डेटर्स का इंक्रीज या डिक्रीज लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। मूवमेंट इन ग्रॉस डेटर्स लेंगे तो हमने उसमें क्या लेना है, क्लोजिंग ग्रॉस डेटर्स प्लस बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग ग्रॉस डेटर्स, ठीक है ना। और मूवमेंट इन नेट डेटर्स अगर आप लेंगे तो सिंपली आपने क्या लेना है, क्लोजिंग नेट डेटर्स माइनस ओपनिंग नेट डेटर्स, ठीक है ना। क्यों, क्या वजह इसकी, कब कब कौन सा हम फॉर्मूला यूज करेंगे उसके ऊपर जरा आ जाते हैं। अभी इधर देखें, नॉर्मली मैं क्या करवाती हूँ, इधर मेरी बात गौर से सुनिएगा। ऊपर यहाँ पे एडजस्टमेंट्स में अगर आपने इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन यहाँ पे अकाउंट फॉर कर लिया, ठीक है ना, अगर आपने इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन ऊपर अकाउंट फॉर कर दिया या प्रेजेंट कर दिया है, तो फिर नीचे आप दोबारा से प्रोविजन नहीं लेंगे, यानी कि फिर जो आपने इंक्रीज या डिक्रीज इन डेटर्स लेना है ना वो लेना है ग्रॉस। सही है, बात समझ आ रही है, क्योंकि जैसे होते फिर डबल हो जाएगा ना। अगर आपने ऊपर जो है यहाँ पे जो बैड डेट एक्सपेंस है, अगर इस बैड डेट एक्सपेंस के अंदर आपको पता है कि जी बैड डेट रिटर्न, ऑब्वियसली बात है इन्फॉर्मेशन गिवन होगी ना, ठीक है ना। आपको पता है कि जनाब इस बैड डेट एक्सपेंस में बैड डेट राइट ऑफ भी है, एक्चुअल रिटर्न ऑफ भी है, और क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन का अमाउंट भी इसमें नेट ऑफ हुआ है। तो फिर आप नेचुरली सी बात है नीचे दोबारा से प्रोविजंस को नहीं लेंगे, और फिर जब आप डेटर्स का इंक्रीज या डिक्रीज निकालेंगे तो वो फिर आपने सिर्फ ग्रॉस लेना है। अगर आप नीचे भी नेट डेटर्स का इम्पैक्ट लेते हैं इंक्रीज या डिक्रीज, तो इसका क्या मतलब है कि नेट डेटर्स अगर आपने लिया तो उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दोबारा अकाउंट फॉर हो जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है ना। यहाँ पे अगर आप नेट डेटर्स का लेते हो, और नेट डेटर्स में आपको पता है कि ग्रॉस डेटर्स और ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन दोनों फिगर का नेट ऑफ हुआ है। यानी कि अगर मैंने इंक्रीज और डिक्रीज इन नेट डेटर्स यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे बेसिकली जो फिगर आएगी उसके अंदर दो चीज़ों का इम्पैक्ट है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ग्रॉस डेटर्स एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। यस, तो अगर मैंने यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस के अंदर भी इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन लिया हुआ है, इस फिगर के अंदर भी मैंने जो है वो नेट डेटर्स का इम्पैक्ट लिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर मेरे पास डबल अकाउंटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इन्होंने यही बात की हुई है। देखिए, अगर हम यूज करें बी, अगर हम नीचे जो है ना वो नेट डेटर्स शो करें, अगर हम नीचे नेट डेटर से काम करना चाहेंगे तो फिर ऊपर जो है वो बैड डेट एक्सपेंस की लाइन नहीं आएगी, सही है ना। तो जाहिर सी बात है फिर ऊपर आपके पास क्या होगा, फिर ऊपर आपने बैड डेट एक्सपेंस की लाइन वहाँ पे लेनी ही नहीं है, सही है। फिर सारा का सारा जो भी बैड डेट एक्सपेंस का अमाउंट होगी वो कहाँ पे एडजस्ट होगी, वो एडजस्ट हो जाएगी नीचे।
ठीक है ना। अच्छा जी, ए इज मोर प्रैक्टिकली यूज्ड, ठीक है ना। बेहतर क्या है कि आप जो बैडेट एक्सपेंस से रिलेटेड जितना भी अमाउंट है, ठीक है ना, जो आपने एसओसीआई में चार्ज किया हुआ है वो आप ऊपर एडजस्टमेंट्स में शो करें, और नीचे जो है वो आप क्या करें, नीचे आप मूवमेंट इन ग्रॉस स्टेटस शो कर दें। दोनों एक्सेप्टेबल तरीके हैं, ठीक है ना, दोनों आपके क्या है, एक्सेप्टेबल तरीके हैं। अच्छा, मूवमेंट इन ग्रॉस स्टेटस जब अगर आप करेंगे ना, तो उसमें आपने सिंपली ओपनिंग ग्रॉस स्टेटस और क्लोजिंग ग्रॉस स्टेटस का डिफरेंस नहीं लेना, बल्कि आपने क्या करना है, ये इस फॉर्मूले से सारा काम करना है। क्लोजिंग ग्रॉस स्टेटस प्लस बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग ग्रॉस स्टेटस। तो इससे होगा क्या, ये जो हम प्लस बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर कर रहे हैं ना, इसमें इससे होगा क्या कि फिर जो ओपनिंग और क्लोजिंग का एक्चुअली आप डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, उसमें बैड डेट राइट ऑफ का इम्पैक्ट नलिफाई हो रहा है, मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप बैड डेट राइट ऑफ ऊपर इंटायरली ले रहे हो, है ना। बैड डेट राइट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन ऊपर एडजस्टमेंट्स में आ रहा है, तो जो नीचे आप इंक्रीज और डिक्रीज इन डेटर्स ले रहे हो ना, उसमें फिर जो बैड डेट राइट ऑफ का एलिमेंट है वो इंटायरली आपका फिर खत्म हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप ओपनिंग ग्रॉस स्टेटस और क्लोजिंग ग्रॉस स्टेटस का सिंपली डिफरेंस ले लेते हो, तो उसमें फिर भी बैड डेट राइट ऑफ, ये तो डेटर्स के अकाउंट में जाता है ना, बैड डेट राइट ऑफ किस में होता है, अपने राइट ऑफ के अकाउंट में जाता है, ठीक है ना, और डेटर्स के अकाउंट में जाता है, तो उसमें भी आपका कहीं ना कहीं पे बैड डेट रिटर्न ऑफ का एलिमेंट आ जाएगा, तो वो भी फिर दोबारा 2 दफा अकाउंट कर जाएगा। बस आपने इस तरीके से इसको याद रखना है कि आपने एडजस्टमेंट्स में लेना है बैरेट एक्सपेंस, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोविजन भी आ जाएगा, उसमें बैडेड राइट ऑफ भी आ जाएगा, और नीचे जो है ना वो प्योरली डेटर्स में जो इंक्रीज और डिक्रीज है, यानी कि उसमें ना हमने प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज अकाउंट फॉर करना है, और ना ही बैडेड एक्सपेंस का कोई फिगर वहाँ पे आना चाहिए, तो इस वजह से फिर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्लोजिंग ग्रॉस डेटर्स प्लस बैडेड रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर माइनस ओपनिंग ग्रॉस डेटर्स। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई। अब अगर बात समझ में नहीं आ रही, तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, ज़्यादा इसमें दिमाग खपाई करने की ज़रूरत नहीं है, और आप बस इस बात को याद कर लें। सिर्फ एक ही तो छोटी सी बात है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि हर सवाल में बैडेड राइट ऑफ हो, तो कुछ सवालों में तो जहाँ पे ना बैडेड रिटर्न ऑफ हो ना प्रोविजन हो, वहाँ पे तो आपने सिंपली ओपनिंग और क्लोजिंग लेटर्स का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है ना। जहाँ पे बैडेड राइट ऑफ आ रहा है और प्रोविजन आ रहा है, तो उसमें फिर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। इस बात को सब समझ आ गई है। इकरा, आना, मोहम्मद, मोहित बिन तारिक, नुमान, सना, गफरान, जीशान, मोहम्मद समीर, लाइबा, मोहम्मद साइम, ठीक है, अली हैदर, तैमूर, लतीफ़। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, आपने वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब जाके ना हमारी जो प्रॉफिट की फिगर है वो थोड़ी बहुत कैश में कन्वर्ट हो गई, अब जाके, है ना। आपने नॉन कैश आइटम्स एडजस्ट किए थे ना, तो उसमें फिर भी कुछ एलिमेंट्स थे जो कि अभी भी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे आ रहे हैं। आपने जब डेटर्स, क्रेडिटर्स, अक्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स, इन सारी चीज़ों को, स्टॉक्स को, एडवांसेस को, जब आपने इनको एडजस्ट किया, तो फिर हमें जाके थोड़ी सी तसल्ली हो रही है, और अब हम ये कह रहे हैं कि अब वो प्रॉफिट की फिगर जो है ना क्या कहला रही है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी भी हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है कि इसमें काफ़ी ऐसी अभी भी कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं जो कि इनका इफेक्ट आपने बेसिकली रिमूव किया हुआ था, क्योंकि वो अप्रूवल बेसिस पे थे पहले। तो आपने अब जाके जो है ना उनकी कैश बेसिस के ऊपर, या मैंने आपको कहा था कि वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो अलग से प्रेजेंट होनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही रहते हुए। तो उसमें पहली चीज़ आ रही है टैक्स पेड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें टैक्स का इम्पैक्ट, पहली बात तो ये ऊपर से लेके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस तक कहीं भी टैक्स से रिलेटेड इनफ्लो या आउटफ्लो अकाउंट फॉर हुआ ही नहीं था। आपने जो प्रॉफिट स्टार्ट किया था, तो आपने प्रॉफिट भी स्टार्ट किया था बिफोर टैक्स, एज इफ टैक्स है ही नहीं, है ना। ना फिर एडजस्टमेंट्स में कहीं पे टैक्स रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट आई, ठीक है ना। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी मैंने आपको नोट नंबर 2 में इस बात को पढ़ा दिया था कि टैक्स रिलेटेड एडवांसेस एंड टैक्स रिलेटेड पेबल्स, टैक्स रिलेटेड करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को भी आपने यहाँ पे अकाउंट फॉर नहीं करना। तो इन अदर वर्ड्स
कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस जो आपने कैलकुलेट किया था वो अब ऐसे कैलकुलेट हुआ था जैसे कोई टैक्स है ही नहीं, लेकिन इन रियलिटी टैक्स होगा, सही है ना। अब अलग से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में के बाद आपने टैक्स पेड की फिगर कैलकुलेट करनी है, और वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे टैक्स का अकाउंट बना के, टैक्स एक्सपेंस का। और टैक्स एक्सपेंस का अकाउंट नीचे बना हुआ है, ठीक है, कॉपी करने की आपको जरूरत नहीं है, नीचे पूरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। आप सिर्फ यहाँ पे समझें इस बात को, सिर्फ मैं आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करके जो जो रेलेवेंट आ रहे हैं ना वो फिर हम बना रहे हैं, ठीक है ना। चलें, टैक्स का अकाउंट। अच्छा, मुझसे किसी ने वो बात पूछी थी कैपिटल रीपर्चेज रिजर्व की जर्नल एंट्रीज का, मैंने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया ना व्हाट्सएप पे कि वो पॉसिबल नहीं है जो आपने जर्नल एंट्रीज लिखी हुई है। अगर तो मैंने नहीं किया, मैं आपसे सना आपने पूछा था। चले, सही है। अच्छा जी, टैक्स एक्सपेंस का अकाउंट, टैक्स पेड कहाँ से आ सकता है, कॉपी करने की जरूरत नहीं, नीचे सारे टी अकाउंट्स बने हुए, सिर्फ समझें इस बात को। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये टी अकाउंट बनाने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ना हमें, तो चले हम बनाते हैं इसको। अब टैक्स पेड किस तरह से निकलेगा, टैक्स एक्सपेंस का। अच्छा ठीक है, आना सही है। आपने जो मुझे जर्नल एंट्रीज भेजी थी ना, वो माई फोन इज ऑल्सो नॉट वर्किंग वैसे, ठीक है ना। तो आपने जो मुझे जर्नल एंट्रीज भेजी थी वो उस तरह से नहीं करना जिस तरह बुक में लिखा हुआ है वैसे ही करना है, ठीक है। वो सिर्फ आपने रीअरेंज किया है ना जर्नल एंट्रीज को, कि इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, शेयर कैपिटल और कैपिटल रीपर्चेज या रिडेम्पशन रिजर्व का नहीं। आपने पहले जर्नल एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स वाली पास करनी है, फिर उसके बाद जो है वो आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, जो भी अगर ओवर एंड अबव आपके पास या अंडर कोई भी आपने चार्ज करते हैं, ठीक है ना, अंडर उस पर इशू करते हैं, तो जो बुक में लिखा हुआ है बस वही जर्नल एंट्री, अपनी तरफ से हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चलें जी, अब आप लोगों ने ऑब्वियसली बात है क्या फंड में अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो है एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट्स बनाने आते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है ना। साल के पहले दिन अगर आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपके पास कोई एडवांस टैक्स था, तो वो एडवांस टैक्स क्या होगा, ओपनिंग एसेट, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। ब्रॉड डाउन में क्या आ जाएगा, ओपनिंग एडवांस टैक्स, यस। अच्छा, फिर उसके बाद ओपनिंग डेट पे लाइबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है ना, ओपनिंग टैक्स पेबल। अच्छा, एक टाइम पे दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि आई होप आप लोग टैक्स पढ़ रहे हो अभी। टैक्स की भी ना मुख्तलिफ किस्में होती हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, तो हो सकता है एक टाइप ऑफ टैक्स जो है वो पेबल हो और कोई दूसरे टाइप ऑफ टैक्स के अंदर आपने एडवांस पेमेंट की हो, ठीक है ना। तो एक टाइम पे दोनों भी हो सकते हैं। तो आप अगर बैलेंस शीट देखो तो एट वन टाइम आपको शायद एडवांस टैक्स भी नजर आए और आपको करंट लाइबिलिटीज में टैक्स पेबल भी नजर आए, ठीक है ना। तो वट एवर द केसेस जो भी गिवन है आपने उसका एज प्लॉट कर देना है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद बारी आती है क्या, टैक्स एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर की। अब आपने क्या निकालना है, आपने टैक्स पेड निकालना है। टैक्स पेड की फिगर नॉर्मली आपको गिवन नहीं होगी, वो आपने कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है ना। अब मुझे बात बताइए, टैक्स एक्सपेंस सोच के बताना है, इधर आएगा जो एसओसीआई में होता है एंट्री पड़ती है, या इधर आएगा। लेट मी चेक कि आप लोगों की जर्नल डबल एंट्रीज कितनी स्ट्रांग है। टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर की फिगर जिसकी डबल एंट्री क्या पड़ेगी, एसओसीआई डेबिट होगा। जब एसओ, अब आप इस तरीके से बिल्कुल ठीक क्रेडिट साइड पे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और किस तरीके से याद रखने का ताल्लुक है, क्योंकि इस तरीके से आप कर सकते हैं, टैक्स एक्सपेंस है ना, एसओसीआई ने डेबिट होना है तो टैक्स अकाउंट में ये क्रेडिट होगा, ठीक है ना। टैक्स एक्सपेंस अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, ये फिगर भी आपको नॉर्मली गिवन होती है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है ना। फिर उसके बाद ऐसी बात है आपने कैरी डाउन प्लॉट कर लेना है, ठीक है ना। वैसे तो आपने ये अकाउंट यूज करना है फॉर एनी अननोन इंफॉर्मेशन, फॉर एनी अननोन इंफॉर्मेशन, लेकिन नॉर्मली जो अननोन होता है ना वो टैक्स पेड होता है नॉर्मली। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए टैक्स रिलेटेड तो आप इस टी अकाउंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोजिंग टैक्स पेबल, ठीक है ना, बात समझ आ गई ना। क्लोजिंग टैक्स पेबल इधर डेबिट साइड पर आ जाएगा और यहाँ पे कैरी डाउन आ जाएगा क्लोजिंग एडवांस टैक्स का, ठीक है ना। क्लोजिंग एडवांस टैक्स आपने यहाँ पे कर दिया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आप कैलकुलेट करेंगे
वो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी डेबिट साइड पे, एंड दैट डेबिट साइड पे आपके पास आ जाएगा टैक्स पेड, यानी कि आपके पास कैश या बैंक की डबल एंट्री आपके पास यहाँ पे पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना टैक्स पे किया है, टोटल सारे मिला के वो आपके पास फिगर आ गई, और आपने उस फिगर को यहाँ पे एज एन आउटफ्लो पेमेंट है ना, कैश रिजर्व्स कम होंगे, तो ये आपने एज एन आउटफ्लो यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद अगला अकाउंट आता है, अगली पेमेंट। अभी ये जो इंटरेस्ट पेड है ना, अब इंटरेस्ट पेड के अंदर हम ये देखते हैं, देखिए इंटरेस्ट पेड कैन बी टेकन टू इवन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना। आप ये बात देखिए, टैक्स पेड में तो कोई मसला ही नहीं है, टैक्स पेड तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, ना ये इन्वेस्टिंग है ना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, ये ऑपरेशंस के ऊपर जितना टैक्स बनता है वो आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। हमने हमेशा बेटा टैक्स एक्सपेंस डेबिट नेचर का होता है ना, तो एसओसीआई में तो वो डेबिट होगा, तो हमेशा टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर की फिगर टैक्स एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट ही होनी है हमेशा, इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि डेबिट साइड पे टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आएगा, अगर डेबिट साइड पे हमेशा टैक्स पेड आएगा, ठीक है। टैक्स एक्सपेंस इंफॉर्मेशन की डेबिट साइड पे दिया होता, जैसे कहाँ पे दिया होता, कहाँ पे दिया होता है डेबिट साइड पे दिया होता है एसओसीआई के अंदर, या हम ये कहते हैं कि टैक्स एक्सपेंसेस डेबिट इन नेचर, राइट, डेबिट इन नेचर है ना टैक्स एक्सपेंस, तो इसका क्या मतलब है कि एसओसीआई में डेबिट होगा, एक्सपेंस इज ऑलवेज अ डेबिट आइटम, तो ये कहाँ पे डेबिट होता है अल्टीमेटली, एसओसीआई में डेबिट होता है जब ट्रांसफर, ये ट्रांसफर एंट्री है ना, ये क्या कहलाती है, ये क्लोजिंग एंट्री होती है, ये ट्रांसफर एंट्री होती है एसओसीआई की, जब हम एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि आपको टैक्स पेड की फिगर पता होती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, है ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या होता है कि आपको टैक्स पेड की फिगर आप खुद डालते हो, आपने ओपनिंग और क्लोजिंग डाला और आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाता है, टैक्स एक्सपेंस आ जाता है। वैसे तो आप ये फिगर कैलकुलेट भी कर सकते हो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ठीक है, तो ये ट्रांसफर एंट्री कहलाती है ना, क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग करते हुए आप ये डबल एंट्री पास करते हो जब आप टैक्स एक्सपेंस की फिगर ट्रांसफर करते हो एसओसीआई में, तो ये डेबिट नेचर का आइटम अब यहाँ से निकलना है, ठीक है ना, यहाँ पे डेबिट नेचर का आइटम यहाँ से निकल के एसओसीआई में चार्ज होना है, तो जब ये एसओसीआई में चार्ज होगा तो टैक्स एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और एसओसीआई डेबिट। बेटा टैक्स एक्सपेंस टू कैश ये डबल एंट्री होगी पेमेंट के टाइम पे, टैक्स एक्सपेंस टू कैश वो ये पोर्शन है, आपने कितना टैक्स पे किया वो अलग बात है, कितना एक्सपेंस था फॉर द ईयर वो अलग चीज है, जितना एक्सपेंस था जरूरी नहीं कि मैं उतना ही पे भी करूं, ठीक है ना, मैं उसे कम या ज्यादा भी पे कर सकती हूँ, ठीक है। और एसोसिएट टू टैक्स एक्सपेंस ये जो मैंने भी हाईलाइट किया, ये क्लोजिंग एंट्री है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा अब ये जो आप मुझे कह सकते हैं ये इंटरेस्ट किस पे राइज होता है, लोन के ऊपर, और लोन तो फिर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तीन एक्टिविटीज थे ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है, फाइनेंसिंग में आता है कि सारे वो सोर्सेस जिनके थ्रू आप एंटिटी के लिए फाइनेंस रेज करते हैं, जिस तरह शेयर कैपिटल वगैरह से और लोन्स वगैरह से, तो लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनना चाहिए, तो मैं कहूँगी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लेके जा सकते हैं टैक्स पेड की फिगर को, लेकिन नॉर्मली ना ये शो होता है ऑपरेटिंग के अंदर नॉर्मली, तो इस वजह से हम फॉर्मेट पे स्टिक करते हैं और हम ये कहते हैं कि ठीक है दिस इज फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटी, टैक्स इंटरेस्ट का पे करना, लेकिन उसको हम शो कर देंगे कि जैसे प्रेजेंट ही करना है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉर्मली ये शो होता है। वो यहाँ पे भी पैक बुक में भी नोट गिवन है कि कौन कौन से आइटम्स को आप क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उन आइटम्स के, कि आप उनको इधर भी शो कर सकते हैं उधर भी शो कर सकते हैं, हर चीज को तो इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट पेड कैसे कैलकुलेट होगा, ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट बना के, जैसे हमने टैक्स एक्सपेंस अकाउंट बनाया, तो अब हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट बना लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, आपने बहुत रेयर होता है कि आप एडवांस में इंटरेस्ट पे करें, अगर तो एडवांस इंटरेस्ट है या प्रीपेड इंटरेस्ट है जो कि बहुत रेयर है, तो वो आपने ऑब्वियसली बात है एसेट या डेबिट साइड पर आ जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली हम देखते हैं कि इंटरेस्ट अक्रूड ही होता है, ठीक है ना, तो ओपनिंग इंटरेस्ट अक्रूड इधर आ गया, सही है ना। फिर उसके बाद
आपके पास आपको यहाँ पे खैर ये तो आपने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, ठीक है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, अगेन टैक्स एक्सपेंस की जगह यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। ये फिगर आपको नॉर्मली सवाल में गिवन होती है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि लोन जनाब इतने इस टाइम पे लोन लिया था, इतना रेट है, तो बताएं इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना होगा, वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे डाल दिया। इसी तरह से जो क्लोजिंग इंटरेस्ट पेबल है, कॉपी आई होप कोई भी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं टाइम भी नहीं दे रही कॉपी करने का, ठीक है ना। क्लोजिंग इंटरेस्ट पेबल जो है वो आपने डेबिट साइड पे लिख दिया, और क्लोजिंग एडवांस इंटरेस्ट लिखवा रही हूँ, नॉर्मली नहीं होता, ठीक है ना, वो क्रेडिट साइड पे आएगा। वो अगेन क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड पे, एंड दैट विल बी द कैश रिलेटेड अमाउंट, ठीक है ना। कैश रिलेटेड अमाउंट नॉर्मली यहाँ पे अननोन होगी। तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, ठीक है ना। तो ये ड्यूरिंग द ईयर क्या अमाउंट थी एज एन आउटफ्लो, इसको भी हमने प्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद बारी आती है डिविडेंड पेड की। अब दोबारा आप इस बात का आर्ग्यू कर सकते हैं, क्या आर्ग्यू कर सकते हैं कि डिविडेंड पे करना किसको पे करते हैं, शेयर होल्डर्स को, जिनको हमने शेयर्स इशू किए हों फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग द एंटिटी। तो ये भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, मैं कहूँगी बिल्कुल फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, आप उसको वहां पे भी शो कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी शो कर सकते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी शो कर सकते हैं, ये भी आउटफ्लो है, ठीक है ना। तो डिविडेंड पेड की कहाँ से फिगर आएगी हमारे पास, हाँ जी, डिविडेंड पेबल के अकाउंट से। और डिविडेंड पेबल का अकाउंट हमने देख लिया था, जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास होती हैं उसमें, है ना, सही है ना। तो डिविडेंड पेबल का अकाउंट चलो यहीं से देख लेते हैं, वर्किंग नंबर 8। मैं दोबारा से इसका डॉक्यूमेंट खोल लेती हूँ ताकि हमें बार बार जो है ना मुझे वो ना करना पड़े। चले चल, डिविडेंड पेबल किधर था, वर्किंग नंबर वर्किंग 2 था, अच्छा जी मैं उसमें आ गई। चलें जी, वर्किंग नंबर 2 पर आते हैं। वर्किंग नंबर 2 क्या थी, जल्दी से इसको देख लेते हैं। वर्किंग नंबर 2 में आपके पास क्या आ रहा है, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेबल का अकाउंट है ना, ओपनिंग बैलेंस। और नॉर्मली देखें यहाँ पे हम तो उस डिविडेंड की बात कर रहे हैं ना जो हम पे करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो एक ही लाइबिलिटी आएगी, एडवांस में डिविडेंड कभी भी नहीं पे होता, ठीक है ना। डिविडेंड जो है वो कभी भी एडवांस में आपने पे किया ही नहीं है, हमेशा डिविडेंड पेबल ही आ रहा होगा कि आपने अनाउंस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है, और अभी तक इतना पे नहीं किया, यानी कितना, ये नॉर्मली अनक्लेम डिविडेंड होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा, कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड अनाउंस्ड, इसमें क्या हो रहा होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, याद है ना, ये जर्नल एंट्री क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट, ठीक है ना। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा यहाँ पे डेबिट होगा, हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में देख चुके हैं कि जब आप डिविडेंड अनाउंस करते हैं तो उसमें फिर आपकी जो है वो जितनी अनाउंस की हुई होती है उसकी जर्नल एंट्री पास होगी, ठीक है ना। तो अनाउंस की डबल एंट्री पास हो जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट, और जितना फिर आपने, और क्लोजिंग डिविडेंड आपने डाल दिया, क्लोजिंग पेबल डाल दिया, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी, कैश डिविडेंड पेड, ठीक है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल सवाल में उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया हुआ कि डिविडेंड डिविडेंड हमने कितना अनाउंस किया भी है या नहीं किया, तो आपने क्या करना है, जस्ट टू चेक whether there is dividend involved in the question or not, dividend amount, dividend announced, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपने retained earnings का टी अकाउंट बना लेना है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स का टी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आपको इस बात का पता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर आपके पास आ जाएगा ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, लेट मी सी यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है,
नहीं बनाया हुआ। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाएगा, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। अगर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स का टी अकाउंट देखूं तो मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स में हम चीज़ें पढ़ चुके हुए हैं ना, क्या क्या एंट्रीज पास होती हैं। हम स्टेटमेंट ऑफ चीज़ें ने इक्विटी को हमने इसको गो थ्रू कर लिया। हमारे पास क्या होता है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, अगर तो सारे प्रॉफिट्स हैं, है ना। ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, ठीक है ना। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि अक्यूमुलेटेड लॉसेस अगर है ओपनिंग डेट पे, ठीक है ना। क्रेडिट साइड पर आएगा अगर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, और अगर अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो वो डेबिट उनका नेचर होगा। तो इट कैन बी आइदर ऑफ द टू, सही है ना। फिर क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा या यहाँ पर आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है ना रिटेन्ड अर्निंग्स में, क्या वो डेबिट साइड पर आता है आएगा या क्रेडिट साइड पर आएगा। अच्छा जी, दो लोग कह रहे हैं, लाइबा और आना कह रही हैं कि क्रेडिट साइड पर आना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स SOCI। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है। उसकी वजह क्या है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से हमारी इक्विटी बढ़ती है ना, यानी कि इक्विटी क्रेडिट होगी। वेरी गुड, सही है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका आ गया। अच्छा, फिर आपको पता है कि इसके अलावा भी रिटेन्ड अर्निंग्स की बड़ी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, है ना। जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस से इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होना, है ना। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। अब आपने ये किया और आपने साथ में क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स भी रिस्पेक्टिवली आपने डाल दिया। अगर तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जो कि हम देखते हैं कि नॉर्मली हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन आप भी सकते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई रूल तो नहीं है। अब आपने ये चीज़ बना ली, ठीक है ना। अब जब आपने ये बनाया तो आइडियली तो अगर तो डिविडेंड्स डिक्लेयर नहीं हुए हुए तो फिर तो पूरी की पूरी ये टी अकाउंट आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके डिविडेंड्स डिक्लेयर हुए हुए तो एक आपको बैलेंसिंग फिगर नजर आ जाएगी डेबिट साइड पे, ठीक है ना। एक आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी डेबिट साइड पे, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड या अनाउंस्ड। तो इसकी डबल एंट्री कहाँ पास हो जाएगी, डिविडेंड पेबल अकाउंट के अंदर, ठीक है ना। तो यही वाली बात पैक बुक में भी मेंशन हुई हुई है कि even if there is no information regarding dividend paid or declared in other information, do not forget to prepare retained earnings account as it may give cash dividend declared as a balancing figure on the debit side, ठीक है ना। चलें जी, डिविडेंड पेड जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी एज एन आउटफ्लो आपने शो कर दिया। फिर आगे बात डिविडेंड रिसीव्ड की, तो आप मुझे कहेंगे डिविडेंड किस पे रिसीव होता है। मैं आपको कहूंगी कि आपने कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आपने कुछ शेयर्स खरीदे हुए थे एंटिटी के नाम पे, तो आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। तो मैं कहूंगी बिल्कुल ठीक बात है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी प्रेजेंट हो सकता है, और नॉर्मली मैं डिविडेंड रिसीव्ड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही लेके जाती हूँ और डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग में ही लेके जाती हूँ, और वे अलाउड है ये, ठीक है ना। अब डिविडेंड रिसीव्ड के लिए आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे, जाहिर सी बात है डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीवेबल अकाउंट, डिविडेंड इनकम अकाउंट, ठीक है ना, डिविडेंड इनकम अकाउंट। अब नॉर्मली इसके अंदर रिसीवेबल ही होता है, इसमें वो नहीं होगा आपके पास, यहाँ पे अक्रूड इनकम ही आती है, ठीक है ना। अनअर्न इनकम यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होगी ओपनिंग और क्लोजिंग। इधर आपके पास रिसीवेबल ही होगा कि आपका आपका जो आपने जो शेयर्स खरीदे हुए थे उन पर डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका हुआ है, आपको अभी तक पे नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको पहले पेमेंट हो जाए और अभी तक डिक्लेयर ना हुआ हो, है ना, ऐसा कभी सुना ही नहीं है। तो डिविडेंड्स में कभी भी एडवांस पे काम नहीं होगा, भले रिसीवेबल हो या पेबल हो, ठीक है ना, डिविडेंड इनकम हो या एक्सपेंस हो। सही है जी। तो ओपनिंग बैलेंस आपका रिसीवेबल हो गया। डिविडेंड इनकम फॉर द ईयर, ये SOCI वाली फिगर है, ये वो अमाउंट है जो आपने शेयर्स जिनमें जो इन्वेस्ट किए हुए हैं उनके ऊपर कितना डिक्लेयर हुआ हुआ है, अनाउंस कितना हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो डबल एंट्री क्या पास होती है, SOCI क्रेडिट होगा ना, इनकम है, सही है ना। तो SOCI क्रेडिट होगा और डिविडेंड इनकम अकाउंट डेबिट होगा। क्लोजिंग बैलेंस डाला और बैलेंसिंग फिगर आ गई कि डिविडेंड एक्चुअली कैश में कितना रिसीव हुआ है। नाउ दिस फिगर इज एन इनफ्लो, ठीक है ना, और ये फिगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नीचे भी शो कर सकते हैं, नो इश्यूज, ठीक है ना। ये काम भी हो गया हमारा। अब अगली चीज क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आप कहेंगे इंटरेस्ट किस पे मिलता है, आपने किसी को लोन दिया था, आप अगर किसी को लोन देते हैं तो वो भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट ही होगी। मैं कहूंगी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। आपने किसी को लोन दिया, ये आपका मेन ऑपरेटिंग बिजनेस थोड़ी है,
आपने तो वैसे किसी को लोन दे दिया, आपका असल काम क्या है, आप बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन्वेंट्री है, आपने किसी को लोन दे दिया तो ये तो एक किस्म की आपकी साइड एक्टिविटी है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैं कहूँगी बिल्कुल ठीक है, इस इनफ्लो को, और उसके ऊपर अब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इस इनफ्लो को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी शो कर सकते हैं, और मैं नॉर्मली इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट बनाती हूँ, ठीक है ना। तो अगर आप मेरे से पूछे ना, तो नॉर्मली सिर्फ टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड को मैं इधर शो करती हूँ, और बाकी जो 3 चीजें हैं ना उनको मैं उनकी रिस्पेक्टिव जगहों पे जो है उनका सही में उनका नेचर है, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड के लिए आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट इनकम। जी आवाज आ रही है सबको, ठीक है जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड के लिए आप इंटरेस्ट इनकम अकाउंट बनाएंगे अगर तो आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड की फिगर क्वेश्चन में क्लियर कट नहीं गिवन। और इंटरेस्ट इनकम का कैसा अकाउंट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस, इसमें भी नॉर्मली रिसीवेबल ही होता है, ठीक है ना। अगर ओपनिंग लाइबिलिटी है जो कि नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि इंटरेस्ट कभी भी एडवांस में हम देखते हैं कि पे नहीं होता आपको, हमेशा अक्रूवल ही होता है, तो रिसीवेबल ही होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ये आपने डेबिट किया। इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर जो बनती है, आपने जितने जितने टाइम पीरियड के लिए लोन दिया ड्यूरिंग द ईयर, उसको आपने रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोपोर्शन कर दिया टाइम, तो वो आपके पास आई है कि इतना इंटरेस्ट इनकम आपका बनता है। क्लोजिंग बैलेंस ये है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश या बैंक डेबिट, और इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्रेडिट, तो ये आपके पास इनफ्लो आ गया, आपने सिंपली इसको यहाँ पे एज एन इनफ्लो शो कर दिया। जब आप कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस में सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे, तो जो फिगर आएगी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तो वो पॉजिटिव फिगर है तो दैट इज ट्रीटेड एज अ नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर वो फिगर नेगेटिव है तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आप देखें तो हमने जितनी भी कैलकुलेशन की हैं ये पहले कॉलम में की है, और ये करना काफी थोड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। क्यों जरूरी हो जाता है, आप एक ही कॉलम में सारा काम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 2 कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही कॉलम में सारा काम करते हैं तो जब अगर मैंने कोई सवाल आपको सॉल्व कराया तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रेजेंट आपने करना है। जो हमने लोन दिया हुआ है उस पर मिलता है ना, बिल्कुल। इंटरेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने किसी को लोन दिया, हमने किसी एंटिटी को, किसी इंडिविजुअल को हो सकता है लोन दिया, ठीक है ना। चले, हो गई बात यहाँ तक क्लियर। पहली एक्टिविटी आपके पास मुकम्मल हो गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सॉरी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और वो फिगर आपने लिख दी, और इसके आगे अगर आप नोट करें तो ए लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ये भी हम अभी एंड में देखते हैं, बस इसको जरा कर लें, कवर कर लें, बस हो जाएगा, बस उसके बाद फिर क्लोज करेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स दे दूंगी देखने के लिए, बट हम और कोई सवाल नहीं आज कर पाएंगे। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हो, आपने किसी को लोन दिया हो, आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा हो, बेचा हो, तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आउटफ्लो, जितना, अब जरूरी नहीं है कि आपने जितने एसेट्स नॉन करंट एसेट्स खरीदे हैं उनके अगेंस्ट सबकी पेमेंट भी हो गई हो। याद रखिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हमने कैश रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखानी है, सही है ना। तो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से मतलब ये नहीं है कि जितनी भी एडिशंस हुई हैं, आपने जितनी भी एडिशंस हुई हैं उनसे रिलेटेड पेमेंट्स जितनी हुई हैं वो शो करनी है, आउटफ्लो कितना हुआ, ठीक है ना। इसी तरह से सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, सही है ना। तो ये आपके पास क्या है, इनफ्लो है। या तो आप किसी अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को प्रॉपर तरीके से बेचेंगे, वो तो कहलाएगा सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर आप क्या करेंगे, आपका कोई एक्सीडेंट में डैमेज हो गया तो आपको इस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट क्लेम मिलेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आइस 40, सही है ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का परचेज करना भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो आप खरीद रहे हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर रेंटिंग आउट टू अदर्स, उस पर रेंटल्स अर्न करने के लिए। तो ये क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन्वेंट्रीज है, ये तो आपने एमी एक्स्ट्रा आपने काम करना शुरू कर दिया ना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो जितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने खरीदी और उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट किया वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, जरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे आ जाते हैं।
आपके पास दो तरीके हैं, आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के काम टू अकाउंट मेथड से भी कर सकते हैं, वन अकाउंट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने उनके टी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, दैट्स इट। और उनसे उन्हीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जनाब कितनी आपके पास कैश रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये ओपनिंग ये हो गया वन अकाउंट टू अकाउंट मेथड से, कॉस्ट अकाउंट अलग, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग, ठीक है ना। ओपनिंग कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट आपकी डेबिट साइड पर आएगी। अगर तो रिवैल्यूएशन करते हैं तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन डेबिट साइड पे, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड पे, ठीक है ना। डिस्पोजल जो हुआ एसेट का, वो कितनी उसकी कॉस्ट थी वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। और आपको ये बात पता है कि डिस्पोजल की कॉस्ट इज नॉट कैश रिलेटेड, वो तो सेल प्रोसीड्स है ना, हमें तो सेल प्रोसीड से ताल्लुक है। तो एनीवेज अब इसमें कैश रिलेटेड कौन सी आइटम होगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। फिर आपके पास एक आ रहा है ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। ये क्या चीज है, कैपिटल WIP, आइडिया है इस बात का? व्हाट इज कैपिटल WIP? देखिए होता क्या है, मैं बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक, एसेट बीइंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। मैं वर्क इन प्रोसेस है, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। अच्छा जी, ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी भी वर्क इन प्रोसेस है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा जी, मैं ना अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। अब आपको पता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगता है कि नहीं, 8 महीने लगने हैं। मैंने जब भी बिल्डिंग स्टार्ट की, मुझे बात बताइए वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज कब होगा? मेरा डेप्रिसिएशन वगैरह कब से चार्ज होना है, I16 उस पर कब से एप्लीकेबल होगा? जब उस पर अवेलेबल फॉर यूज वाली उसकी कंडीशन पूरी होगी, है ना। तो जब उस पर कंस्ट्रक्शन मुकम्मल होगी 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1.5 साल के बाद, जब भी, तो तब वो एसेट जो है डिप्रिशिएट होना शुरू होगा। अग्रीड? अब वो डेप्रिशिएट तो नहीं हो रहा, अभी तो कंस्ट्रक्शन उस पर चल रही है। अच्छा, अगर मैंने उस एसेट को जितनी भी मैं कॉस्ट इनकर कर रही हूँ, अगर मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में उसको डेबिट करती जाऊंगी ना, तो गड़बड़ होती हो जाएगी। क्यों? कि वो PPE के अकाउंट में आता जाएगा, तो वो उसके ऊपर फिर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना शुरू हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसके ऊपर आपको पता है कि वो आइटम्स आने हैं जिसके ऊपर कोई आपकी अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी, उसको हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये अब ये भी आपका नॉन करंट एसेट में आएगा, ये भी आपका एसेट होता है। ये वो नॉन करंट एसेट है, वो आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है जो कि अभी तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ, बिकॉज इट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। और इसमें आप देखोगे बिल्डिंग्स ही मेजर, आपका बिल्डिंग्स हो गया, प्लांट हो गया, यही आपकी मेजर एग्जांपल्स आती हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। या हो सकता है ऐसी कोई मशीनरी आप बना रहे हो जो कि आप खुद पहले मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और उस मशीनरी को मैन्युफैक्चर करने में ऑब्वियसली बात है। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर अब हम आ जाते हैं, सही है ना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग डेट पे इतना मतलब कॉस्ट आपने इनकर किया हुआ था, बिल्डिंग थी, साल के पहले दिन वो आपने पिछले साल शुरू कर दी हुई थी, फॉर एग्जांपल पिछले साल आपने बिल्डिंग स्टार्ट कर दी हुई थी। अच्छा बिल्डिंग्स हैं, एक से ज्यादा आइटम्स भी हो सकते हैं, नेचुरली सी बात है, ठीक है ना। बिल्डिंग्स हैं, पिछले साल तक जितना उनके ऊपर काम हुआ था वो ऑब्वियसली बात है क्लोजिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में था, वो आपका ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर फर्दर उनके ऊपर खर्चा किया, आपने फर्दर मटेरियल लेबर कॉस्ट इनकर की, ये कैश रिलेटेड आइटम है, ऑब्वियसली बात है, एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये तो आपके पास कैश आउटफ्लो आ जाएगा। कहाँ पर आएगा वो भी हम देखते हैं, वो आ जाएगा इधर इन्होंने नहीं बताया हुआ, लेकिन अगर हम इसको, ये रहा एक्सपेंडिचर, ये रहा बताया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, सही है। ये वो यहाँ पर आई, ये कैश रिलेटेड अमाउंट है ना, जितनी भी कैश रिलेटेड अमाउंट होगी वो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करनी है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पर फर्दर आपने इतना खर्चा किया, कैश रिलेटेड अमाउंट है, ये आपने सिंपली आउटफ्लो शो कर दिया। फिर जाहिर सी बात है ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ बिल्डिंग्स मुकम्मल कर ली, जब वो मुकम्मल होंगी तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकल के कहाँ चली जाएंगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। ये जो अमाउंट है ना, दिस इज नॉट कैश रिलेटेड एट ऑल। कैश रिलेटेड तो ये है ना कि आपने जो खर्चा किया उनके ऊपर,
जो बिल्डिंग्स मुकम्मल कर ली, मुकम्मल होने पे बस एक सिंपल उनकी ट्रांसफर एंट्री पास होनी है। फिक्स्ड एसेट उनका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट होना है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट होना है। कैश तो कहीं पे इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ना कैश डेबिट हो रहा है ना कैश क्रेडिट हो रहा है। इज दैट क्लियर? और क्लोजिंग डेट पे इतनी बिल्डिंग्स अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो आपने यहाँ पे ले लेनी है, क्लोजिंग बैलेंस ले लेना है। तो ये जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है, ये जो ये चीज है ना, ये वो है, ठीक है ना, ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन, दिस इज नॉट कैश रिलेटेड। आप देख लो ना, आप डबल एंट्रीज बना लो, जिस डबल एंट्री में कैश का इम्पैक्ट आ रहा है वो कैश रिलेटेड है। जब कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा तो उस वक्त एंट्री पड़ेगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, जब आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे होगे ना। जब कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, कॉस्ट इनकर हो रही होगी, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आप डेबिट करके कैश या बैंक क्रेडिट कर रहे होगे। और वो फिर आप कहोगे कि कंस्ट्रक्टेड एसेट, एक होता है ना कंस्ट्रक्टेड, आप एसेट की खुद कंस्ट्रक्शन कराओ, और दूसरा होता है कि आप अक्वायर कर लो एसेट, बना बनाया। तो जो कंस्ट्रक्टेड एसेट है उससे रिलेटेड हमेशा कैश रिलेटेड जो आउटफ्लो होगा वो आपका आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट से, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी कोई, अब वो ओनर ऑक्यूपाइड हो गई, क्या ये कैश रिलेटेड इंफॉर्मेशन है? क्या ये कैश रिलेटेड अमाउंट है? नहीं, है ना। ये क्या जर्नल एंट्री है? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट करके पीपीई आपने डेबिट कर दिया, इसमें तो आपका कोई कैश इन्फ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा, सही है ना। तो ये होगी बात, समझ आ गई। ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डिस्पोजल भी आपका कैश रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, जो एसेट आपने डिस्पोज ऑफ किया उसकी कॉस्ट या लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट क्या थी। इसी तरह से रिवैल्यूएशन, ये भी कैश रिलेटेड नहीं है। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पहले कोई ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, अब उसका आपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर दिया, तो अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डेजिग्नेट हो गया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब यहाँ पे जो अक्वायर्ड एसेट्स हैं, ठीक है ना, जो एसेट आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हो उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में हमें नजर आ रहा है। जो आप रेडीमेड एसेट्स खरीदते हैं, रेडीमेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, उसमें फिर अगेन आप दो तरीकों से कर सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि आपने उन एडिशंस के ऊपर कैश पेमेंट की हो, यस और नो। तो जो एडिशंस जिनके ऊपर आपने कैश पे कर दिया है, ये फिगर आपकी सिर्फ प्रेजेंट होगी कहाँ पे? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। जो ये वाली एडिशंस हैं ये ऑन क्रेडिट वाली हैं। क्या आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है ऑन क्रेडिट, तो इसका तो कोई मसला है ही नहीं। एग्जांपल्स ऑफ नॉन कैश एडिशंस में क्या जाता है? ट्रेड एंड अलाउंस एंड क्रेडिट परचेज, ठीक है ना। आपने कोई वो किया है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन किया है, तो उसके अंदर तो आपको पता है कि वो आपकी क्या होगी, उसके अंदर एक थोड़ा सा एलिमेंट होगा कैश पेमेंट का पूरा कॉस्ट ऑफ द एसेट इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश पेड, राइट। ठीक है, तो आपने फिर जो अमाउंट आपने कैश पे किया है, ये वो अमाउंट है अक्वायर्ड एसेट की परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना, कैश आउटफ्लो। फिर ये तो हो गया सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसके लिए आप डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, सही है ना। अब अगेन, अब इस तरह से हवा में बात करने से बेहतर ये कि हम क्वेश्चन को जब देखेंगे ना तो हमें इंशाल्लाह और बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैं अभी इसको नहीं पढ़ा रही है, फिर हम जब उस टाइम देखेंगे तो आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ की। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। परचेज आपका आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, सेल आपका कैश इनफ्लो, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आपने कोई लॉन्ग टर्म डिपॉजिट पे किया, ठीक है ना, आपने कोई लॉन्ग टर्म डिपॉजिट पे किया, जैसे नॉर्मली आपने कोई सर्विस या यूटिलिटी अवेल किया है, तो उसके लिए जी सर्विस कंपनी ये कहती है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो किसी पेट्रोल स्टेशन से एक मुआहदा किया और आपने ये कहा कि हमारे जो, जैसे नॉर्मली ये होता है कि आपने जो है वो हमारे एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्यूल आपने देना है, ठीक है ना। वो आपको अपना एम्प्लॉय कार्ड शो करेंगे और आपने उनको बस पेट्रोल डाल के दे देना और बस आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है ना। और हम आपको ना मंथ एंड पे हम आपको जितना भी बनेगा ना एम्प्लॉयज़ का, वो हम आपको पे कर देंगे, जितना भी पेट्रोल का खर्चा होता है ना, पेट्रोल देते हैं ना एंटिटीज देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। अच्छा जी, तो जो पेट्रोल स्टेशन है वो कहेगा कि ठीक है इस तरह हम कर लेते हैं, एग्रीमेंट अलाउड है, लेकिन आप ना हमें कोई डिपॉजिट तो पे करें, 5 साल का एग्रीमेंट है तो हमें कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट तो दें, है ना। ताकि ऐसा हो कि कभी आपने अगर डिफॉल्ट किया किसी भी महीने की पेमेंट की, तो हम उसमें से आपकी पेमेंट काट लेंगे जब भी मुआहदा खत्म होगा, सही है ना।
तो जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करेंगे, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। तो इस साल अगर जितना भी आपने डिपॉजिट पे किया दैट विल बी ट्रीटेड एज एन आउटफ्लो। इसी तरह से गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रीपेड, समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने शेयर्स खरीदे, आउटफ्लो है, तो जितना कैश पे किया आउटफ्लो हो जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, तो जितनी सेल प्रोसीज रिसीव हुई वो आपके पास कैश इनफ्लो होगा। जब आप सिर्फ इन फिगर्स को, सिर्फ सेकंड कॉलम में जो फिगर्स आ रही है, इन फिगर्स को नेट करते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जो आ जाता है उसको हम बी का नाम देंगे। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पॉजिटिव आंसर आया तो नेट कैश इनफ्लो हुआ, नेगेटिव आंसर आया तो नेट कैश आउटफ्लो होगा। अब हम जल्दी से आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कुछ भी नहीं है, शेयर्स आप इशू करते हैं, आपको कैश रिसीव होगा, इनफ्लो शो होगा। आपने लोन रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर, कैश इनफ्लो होगा। आपने कैश रीपेड किया, लोन रीपेड किए, रीपे किया है, तो कैश आउटफ्लो होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज नहीं मेंशन हुई हुई, आपने शेयर्स को रिडीम कर दिया आपके शेयर होल्डर्स ने, या आप अपने शेयर्स को रीपरचेज करें, तो वो भी आपके पास एक आउटफ्लो आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर इसके अलावा मैंने आपको कहा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पेड भी आ सकता है, डिविडेंड पेड भी आ सकता है, ठीक है ना, तो वो भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी हम ऊपर शो कर चुके हैं। फिर इन तीन फिगर्स का जो नेट लेंगे, दिस विल बी कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसके आगे हमने सी लिखा है। फिर आपने क्या करना है, तीनों एक्टिविटीज मुकम्मल हो जाएंगी, फिर आपने इन तीनों डिफरेंट एक्टिविटीज से जो आउटफ्लोज और इनफ्लोज आपने कैलकुलेट कर लिए, उसको आपने ऐड कर लिया। क्या प्रेजेंट करता है ये वाली फिगर जो मैंने अभी हाईलाइट की हुई है, दिस फिगर रिप्रेजेंट्स कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास इतना पैसा कैश आया या गया। पॉजिटिव फिगर भी हो सकती है, नेगेटिव फिगर भी हो सकती है ना। नेट करके हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर मिला के, टोटल मिला के इतना कैश या तो हमें नेट रिसीव हुआ है या इतना कैश आउटफ्लो हुआ है, इसको हम कहेंगे नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा जी, यानी ये तो हो गई मूवमेंट, है ना, कि हमारे पास इतना पैसा आया या गया ड्यूरिंग द ईयर। इसमें आपने क्या करना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ले लेने हैं, ऐड करने हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये एक किस्म का कैश अकाउंट का बन गया ना, ये कैश अकाउंट बन गया। ओपनिंग कैश अकाउंट इतना था, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इतने थे। ड्यूरिंग द ईयर आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ कि 10 रुपए मेरे पास ओपनिंग कैश था, ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास 20 रुपए और है, 20 रुपीज क्या है वो ये है, नेट बेसिस पे मेरे पास 20 रुपीज का इजाफा हुआ, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज तीनों को नेट ऑफ करके। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग डेट पे मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का टोटल क्या होना चाहिए, 30 रुपीज, यस और नो। तो 10 ओपनिंग हो गया, 20 आपके पास हो गया नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज, और क्लोजिंग आपके पास क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, ये आ जाता है। अब मैं आपको वो बात बताती हूँ और इस पर मैं क्लोज करूंगी कि मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमने ठीक किया या नहीं किया। वो कैसे किया, आपको सवाल में बैलेंस शीट दी हुई होगी, ठीक है ना। आपने पहले पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरह से प्लॉट करना है और आपने ये देखना है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर कितने आ रहे हैं, और आप फिर बैलेंस शीट पर जाएंगे और बैलेंस शीट पे आप क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में जितने भी आइटम्स आते हैं ना, आपने उन सारे आइटम्स का टोटल कर लेना है। कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को जो बैलेंस शीट में दी हुई है आपने टोटल कर लेना है। अगर तो जैसा मैंने यहाँ पे 30 का है, अगर तो वो 30 आ रहा है, टोटल उनका 30 आ रहा है, तो उसका मतलब है आपने ठीक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, ठीक है ना। अब इसके अंदर जरा मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेथड से अभी हम नहीं कर रहे, हम अभी इनडायरेक्ट मेथड से ही कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ करने के लिए। चलें, एक तो आप अभी होम असाइनमेंट अपना नोट करें। एक आपने होम असाइनमेंट करना है, एग्जांपल नंबर 4, आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 4 करना है, और
एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट 2, इनडायरेक्ट मेथड। अभी हमने इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट पढ़ा है, ठीक है ना। तो आपके पास, आपको मैं 2 होम असाइनमेंट्स दे रही हूँ। एग्जाम्पल 4, अभी जो हमने पढ़ा है ना वो इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 का पार्ट 2। तो आपने क्या प्रिपेयर करना है, व्हाट विल बी द नेट कैश फ्लो। वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मांग रहा है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से नहीं मांग रहा है। वो सिर्फ कह रहा है कि आपने नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है अंडर इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल फिर होपफुली हम लोग जो है फुल फ्लेजेड सवाल के ऊपर आ जाएंगे, डायरेक्ट मेथड को के फॉर्मेट को एक दफ़ा देख के। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के जब तक हम क्वेश्चंस प्रॉपर्ली नहीं करेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलें, ठीक है जी, इजाज़त है फिर, यहीं तक रखते हैं। कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। इकरा, आना, मोहम्मद अहमद, मोहित, नुमान, सना, जीशान, मोहम्मद समीर, मोहम्मद साइम, लाइबा, अली हैदर, तैमूर, क्लियराबाद। चलें इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।